तो बच्चों अब नया टॉपिक हमारा है प्रकाश का बड़ विक्षेपण अथवा प्रक्षेपण, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये समझना है। तो होता क्या है, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण डाली जाती है तो वह विभिन्न रंगों यानी विबग्योर 7 रंगों में विभिन्न रंगों में बट जाती है। इस घटना को ही, इस प्रोसेस को ही, इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो प्रकाश का बड़ विक्षेपण इस तरह होता है। अब बड़ विक्षेपण या प्रक्षेपण एक ही बात है। अब आता है कि प्रक्षेपण का कारण क्या है, आखिर ये बड़ विक्षेपण क्यों होता है। उसकी वजह है किसी पदार्थिक माध्यम में, यानी एक मटेरियल मीडियम में, किसी पदार्थिक माध्यम में, पदार्थिक का मतलब कोई पदार्थ हो, कांच हो, कोई भी हो सकता है, तो किसी पदार्थिक माध्यम में विभिन्न रंगों के प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है। इसका मतलब हो गया, इसका एक क्वेश्चन इस तरह आता है कि प्रिज्म से बड़ विक्षेपण का क्या कारण है। तो आपको इतना लिखना है कि किसी पदार्थिक माध्यम में प्रकाश की विभिन्न किरणों की चाल का भिन्न भिन्न होना है। आप इसको समझ सकते इस तरह से कि निर्वात में यानी वायु में, निर्वात कोई पदार्थिक मीडियम नहीं है, निर्वात में प्रकाश की प्रत्येक रंग की चाल का समान होती है, यानी निर्वात में प्रकाश के विभिन्न रंगों की चाल समान होती है। इसका मतलब हो गया कि निर्वात में बड़ विक्षेपण की घटना नहीं हो सकती। ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया निर्वात के लिए। उसके बाद आपको समझना है क्या कहते हैं, ये हो गया। तो आखिर अब देखिए कांच है, कांच में बैंगनी प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और लाल रंग की चाल सबसे अधिक होती है। इसका मतलब हो गया कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो हम कह सकते हैं NB इज ग्रेटर देन NR। तो अब हम एक सूत्र से विचलन कोण के फॉर्मूले पे समझ सकते हैं। डेल्टा M बराबर हमने पढ़ा है N-1 इंटू A, ठीक है। चूंकि NB ग्रेटर देन NR, इसका मतलब हो गया कि डेल्टा V इज ग्रेटर देन डेल्टा R। यहां मान रखें तो आप समझ में आ गया होगा कि बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान रेड की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ओके, तो ये हमने समझ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब है कोणीय प्रक्षेपण अथवा कोणीय बड़ विक्षेपण, यानी एंगुलर डिस्पर्सन किसे कहते हैं। तो अभी आपने देख लिया है, जब भी किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वो डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, 2 हमने किरणों को दिखाया, वैसे हम दिखाएंगे विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, लेकिन हम 2 स्टार्टिंग और एंड की किरणों को दे रहे हैं। तो कोणीय बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं, कोणीय प्रक्षेपण किसे कहते हैं, कोणीय बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं, यानी एंगुलर डिस्पर्सन किसे कहते हैं, वो समझाते हैं कि प्रकाश की किन्हीं 2 निर्गत किरणें, बैंगनी और लाल, प्रकाश की किन्हीं 2 निर्गत किरणों के बीच बने कोण को ही कोणीय बड़ विक्षेपण कहते हैं। इसको चित्र से समझेंगे। अब हमने क्या किया कि साहब इसको आगे बढ़ाया और इसको पीछे बढ़ाया, इस रेड किरण को पीछे बढ़ाया और वॉयलेट को पीछे बढ़ाया। तो हमें क्या देखना है, इन दोनों निर्गत किरणों के बीच जो कोण बना है उसी को कहेंगे कोणीय बड़ विक्षेपण। ये कोण बन गया, इसको सपोज थीटा मान लीजिए। तो ये है कोणीय बड़ विक्षेपण थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू कैसे समझेंगे, तो थीटा अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि निर्गत किरण और आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। चूंकि ये रेड किरण है तो इसके लिए रेड किरण का विचलन कोण हो गया, ये वॉयलेट है तो ये वॉयलेट किरण का विचलन कोण हो गया डेल्टा बी। अभी आप चित्र से समझ सकते हैं, डेल्टा बी ज्यादा, डेल्टा आर कम है। तो यहां पर कोणीय बड़ विक्षेपण थीटा बराबर लिख सकते हैं डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। तो कोणीय बड़ विक्षेपण का सूत्र निकल के आया थीटा बराबर डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। ओके, यहां से समझ सकते हैं। यहीं पर अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो डेल्टा बी बराबर हो गया एन बी माइनस 1 इंटू ए
और डेल्टा आर बराबर हो गया एन आर माइनस 1 इंटू ए। इस कंडीशन में थीटा का मान अपवर्तनांक के पदों में निकालना है, तो इसमें घटाएंगे, ए कॉमन आ गया, एन बी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो थीटा का अपवर्तनांक के पदों में फॉर्मूला बन गया एन बी माइनस एन आर इंटू ए। तो आपने पहले बच्चों देख लिया, कोणीय बल विक्षेपण का सूत्र एक तो विचलन कोण के पदों में डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर हो गया, और दूसरा अपवर्तनांक के पदों में एन बी माइनस एन आर इंटू ए। ओके, इसके बाद इसका अगला टॉपिक लेते हैं, प्रिज्म की बल विक्षेपण क्षमता यानी डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। देखिए बच्चों, बार बार हमको टॉपिक को वहीं ले आते हैं प्रिज्म के पास, ये पूरी घटना प्रिज्म से संबंधित है। तो प्रिज्म की बल विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, तो चित्र में सारा समझें। किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण डालने पर प्रिज्म से निर्गत बैंगनी और लाल रंग के लिए विचलन कोण थीटा तथा मध्यवर्ती पीले रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को प्रिज्म की बल विक्षेपण क्षमता कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी प्रिज्म के लिए बैंगनी तथा लाल रंगों के बीच कोणीय बल विक्षेपण थीटा तथा मध्यवर्ती पीले रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा बाई के अनुपात को बल विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, तो ओमेगा बराबर हो गया थीटा बटे डेल्टा बाई। ठीक है, तो थीटा बटे डेल्टा बाई। अब आप क्या करना है, थीटा का मान रख दीजिए, तो एक नया रूप प्राप्त होगा। चूंकि हम पढ़ चुके हैं थीटा बराबर होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो अब बल विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या निकला, ओमेगा बराबर डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा बाई। एक सेकेंड फॉर्म आ गया। अब इसके बाद इसका अंतिम पॉइंट आएगा भाई साहब, तो अंतिम पॉइंट कैसे निकलेगा, क्या किया, केवल इसके वैल्यू रखनी है। अब थीटा का मान यहां ले लेते हैं, ओमेगा बराबर, तो थीटा का मान कितना, एन बी माइनस एन आर इंटू ए अपॉन डेल्टा बाई के स्थान पर लिखना होगा एन बाई माइनस 1 इंटू ए। तो ए से ए कट गया, ए से कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बराबर सूत्र निकला है एन बी माइनस एन आर बटे एन बाई माइनस 1। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि बल विक्षेपण क्षमता का हमारे पास कितने फॉर्म मिले, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 फॉर्म मिल गए। इस पे आपके सवाल मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा बल विक्षेपण क्षमता का सूत्र निकाल लिया है। बल विक्षेपण क्षमता ओमेगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ये कोणों का अनुपात है। ठीक है, अब अगला टॉपिक ये है, प्रिज्म का बल विक्षेपण क्षमता जो है ना ओमेगा, ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। इसका मतलब फिजिक्स के अंदर पहले जानते हो कि जो राशि पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है, उसका मतलब होता है भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए उसका मान भिन्न भिन्न होता है, और एक ही पदार्थ का उसका मान सेम रहता है। तो चूंकि प्रिज्म की बल विक्षेपण क्षमता भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, तो इसका मान अलग अलग होता है। तो अब इसमें समझना है कि जैसे कि ओमेगा का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ओमेगा का मान जितना अधिक होगा, इस प्रिज्म से जो रंगों का फैलाव है उतना ही अधिक होगा। ठीक है, प्रिज्म से उनका रंगों का फैलाव उतना ही अधिक होगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया, बल विक्षेपण क्षमता का मान जितना अधिक होगा, तो हम समझ सकते हैं कि ओमेगा जो फ्लिंट का एक कांच होता है, फ्लिंट कांच का ओमेगा क्राउन कांच से क्या होता है, अधिक होता है। इसका सिर्फ इतना मतलब हो गया कि फ्लिंट कांच से बने प्रिज्म में इस कलर का फैलाव अधिक होगा और क्राउन में क्या होगा, कम फैलाव होगा। इतना पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं कि जो परिक्षेपण क्षमता या कहो आप बल विक्षेपण क्षमता कहिए, कुछ भी कहिए, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सूत्र कौन सा है वो समझाते हैं। उसकी फॉर्मूला ओमेगा बराबर एन एफ माइनस
एन सी अपॉन एन डी माइनस 1। अब एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिज्म की प्रक्षेपण क्षमता के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत फार्मूला क्या है। तो एफ यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की आसमानी हरी रेखा है और जो सी है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाल रेखा है और डी यहां पर जो है वो सोडियम स्पेक्ट्रम की पीली रेखा है। ठीक है बच्चों, कुछ एक दो पॉइंट्स और रह गए इसके, तो एक दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं हम लोग यहां ले लेते हैं। अगला पॉइंट कि सिंगल प्रिज्म द्वारा विचलन और प्रक्षेपण शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब हो गया कि अकेले प्रिज्म में विचलन भी होगा और प्रक्षेपण भी होगा, प्रक्षेपण को शून्य नहीं कर सकते। अब एक पॉइंट बचा हुआ है, हमने यहां पे लिया था ये एन बाई, ये मध्यवर्ती रंग का अपवर्तनांक है। तो मध्यवर्ती रंग का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है एन बी प्लस एन आर बटे 2। यानी कि हमें अगर वॉयलेट और रेड का अपवर्तनांक दे रखा है तो आप येलो कलर का अपवर्तनांक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया है। अब इस पर बेस्ड अब एक आंकिक प्रश्न लेंगे। इसके बाद अभी आपने जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट, उस पर आधारित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण A है, प्रिज्म का अपवर्तनांक कॉट A/2 है, तो प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमारे वही पुराने 3 स्टेप्स, क्या क्या दे रखा है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण A है, ठीक, और प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी n बराबर दे रखा है कॉट A/2। तो हमें ज्ञात करना है इसका विचलन कोण क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर है, n बराबर प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला n बराबर साइन A प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2 बटे साइन A/2। n के स्थान पे क्या लिखेंगे, कॉट A/2, तो यहां कॉट A/2 लिख दिया और यहां पर साइन A प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2 बटे साइन A/2। और कॉट A/2 क्या होता है, कॉस A/2 बटे साइन A/2। तो यहां लिख दिया कॉस A/2 बटे साइन A/2। यहां पर साइन A प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन A/2, दोनों कैंसिल हो गए। अब यहां पर क्या बचेगा, कॉस A/2, कॉस A/2 इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2। कॉस A/2 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस A/2 इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2। तो साइन साइन तुलना कर दी, तो क्या बचा यहां पर 90 डिग्री माइनस A/2 बराबर A प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 180 डिग्री माइनस A इक्वल टू A प्लस डेल्टा m। तो यहीं से एक उधर ले जाएं तो डेल्टा m बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 2A। दिस इज राइट आंसर। तो इसी पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, उनको आप लोग ट्राई कीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर में थोड़ा आगे, वो है इस चैप्टर का अगला टॉपिक प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं, हमको वो समझना है। इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब सूर्य का प्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब सूर्य का प्रकाश अब हमारे वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, बाष्प के कण इस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, फिर वह डिफरेंट दिशाओं में विकृत कर देते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखिए, जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो कलर फैल जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि वायुमंडल में किसी कण द्वारा, ये कण बहुत सारे कण हैं, ये कण ही प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के विद्यमानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ जिस
का रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, यानी प्रकीर्णित तीव्रता उसकी सबसे ज्यादा होगी। अतः कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से क्या होता है, अधिक होता है। अगर हम अपने बात करें विबग्योर की दृश्य प्रकाश की, तो दृश्य प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, बैगनी की, और सबसे तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, लाल की। तो लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसी कारण आसमान का रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमको नीला दिखाई पड़ता है। इसको भी डिटेल में समझाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेले का प्रकीर्णन नियम। तो रेले साहब ने, रेले साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपने प्रकीर्णन से संबंधित एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया, किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि तीव्रता इंटेंसिटी आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। अभी बताया था लैम्डा यहां पर तरंगदैर्घ्य है, जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। तो अब यहां दो पॉइंट बन के आते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश में जो प्रकाश प्रकीर्णित हुआ है उसमें केवल एक ही तरंगदैर्घ्य अथवा अर्थात केवल एक ही रंग का प्रकाश होता है। जिस प्रकार बताया था कुछ देर पहले कि आसमान रंगीला होता है, तो आसमान रंगीला होने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, और प्रकीर्णन से केवल एक ही रंग होता है। दूसरा पॉइंट है दृश्य प्रकाश, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। दृश्य प्रकाश में बैगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, कारण बैगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, कारण लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो इस प्रकार से हमने प्रकाश का प्रकीर्णन अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम इसमें प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो बच्चों अब है इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं। प्रकाश के प्रकीर्णन पर कौन कौन सी घटनाएं हैं वो समझना है। बहुत सारी घटनाएं हैं। पहली घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप यानी कि लाल दिखाई पड़ना, और मध्याह्न में सूर्य का श्वेत दिखाई पड़ना। ये दो घटनाओं को समझना है प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर। तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक आपने देखा भी होगा, पर डे देखते हो, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें कैसा दिखाई पड़ता है, लाल। इसकी वजह क्या, आज आप इसकी वजह जान जाएंगे। तो होता क्या है कि सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य हमारे पृथ्वी के क्षितिज से थोड़ा ऊपर होता है, जिससे सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है। जिससे होता क्या है, लॉर्ड रेले के अनुसार सूर्य के प्रकाश का जो बैगनी रंग का, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपने पढ़ा था लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अन्य घटक रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। तो आप देखते हैं लाल के अलावा जितने भी अन्य कलर थे उनका प्रकीर्णन वायुमंडल में हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक को सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। जबकि मध्याह्न के समय क्या होता है, दोपहर के समय क्या होता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ती है। केवल इतना अंतर है, जब सूर्य मध्याह्न में होता है तब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे श्वेत प्रकाश की किरणों में नीले रंग का ही आंशिक प्रकीर्णन हो पाता है, जिससे सूर्य लगभग हमें श्वेत दिखाई पड़ता है। तो आपने समझ लिया होगा कि मध्याह्न में सूर्य में श्वेत दिखाई पड़ता है, और सूर्योदय और सूर्यास्त समय सूर्य में लाल दिखाई पड़ता है। इसके अलावा दूसरा घटना है आकाश का रंग नीला प्रतीत होना। तो आपने देखा, हम पर डे देखते हैं आकाश का रंग हमें नीला प्रतीत होता है। उसकी वजह क्या, स्टार्टिंग बताया था प्रकाश का प्रकीर्णन है। आकाश का नीला रंग प्रतीत होना पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित वाष्प कणों और धूल के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन का ही परिणाम है। रेले के अनुसार, रेले ने क्या बताया था, आपने पढ़ा था प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश में नीले प्रकाश की तीव्रता अन्य रंगों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है।
जिससे हमारी आंख में सबसे अधिक मात्रा में नीला रंग पहुंचता है, जिससे हमारी आंख में सबसे अधिक नीला रंग पहुंच पाता है। इसी कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, अगर पृथ्वी वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता जानते हो? तो प्रकाश का विकिरण नहीं हो पाता, और प्रकाश का विकिरण नहीं हो पाता तो हमें आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। जैसे कि चंद्रमा पर पहुंचने पर, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो वहां पर प्रकाश का विकिरण संभव नहीं है, तो चंद्रमा पर पहुंचने पर हमें आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से जो अंतरिक्ष यात्री हमारे जाते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष पहुंचते हैं जहां वायुमंडल नहीं है, वहां से आकाश का रंग हमें काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पर प्रकाश का विकिरण नहीं हो पाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहां समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।